जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। स्पेशल एट 4 में आज एक बार फिर से मुल्क की सिक्योरिटी की बात, क्योंकि मुल्क में दहशतगर्दी का और दहशत का जाल फैलता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इसके पीछे पाकिस्तान की नापाक साजिश है, आईएसआई की गंदी नीयत है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान और आईएसआई अपनी नीयत में कामयाब होते दिख रहे हैं, या फिर जिस तरीके से वो अपने पैर पसारते जा रहे हैं, वो वाकई बेहद खतरनाक है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अपनों को ही अपनों के खिलाफ खड़ा करने की जो ये कोशिश है, वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और अब पढ़े लिखे नौजवान भी इसकी जद में आ रहे हैं। और सिर्फ वादी जम्मू कश्मीर में ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ के भी तमाम जो तलबा हैं, तमाम ऐसे लड़के, ऐसे नौजवान जो अच्छी जगहों पर पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज में अच्छी कोर्सेज में एडमिशन लेकर के वो अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, वो भी उनकी गिरफ्त में, उनके फैलाए जाल में कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। और इसीलिए आज बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। फौज ने दरअसल कल हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द मन्नान वानी को एक एनकाउंटर में मार गिराया। वही मन्नान वानी जो कि पिछले साल तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च स्कॉलर था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक स्कॉलर इस तरह से दहशतगर्दी का रास्ता अख्तियार कर लेगा। और आज हम ये डिबेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दहशतगर्द तंजीमें इन दिनों पढ़े लिखे नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उन्हें दहशत के रास्ते में धकेल रही हैं। मुल्क में दहशत का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए पढ़े लिखे नौजवानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर है, नौजवानों का गलत रास्ते पर जाना मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। इसके अलावा यह अपने आप में बहुत बड़ा खतरा भी है, क्योंकि हम अपनों को ही कैसे निशाना बनाएं। आपको याद होगा कि अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरे, कुछ ही दिन पहले जालंधर पुलिस ने भी कश्मीर के 3 बीटेक तलबा को दहशतगर्दी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। इन सब के अलावा इससे पहले पीडीपी एमएलए के घर से हथियार लेकर के भागने वाले एसपीओ से राब्ते के शक में 2 तलबा को भी गिरफ्तार किया गया था। फौज ने कल हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द मन्नान वानी को एनकाउंटर में मारा। ये मन्नान वानी वहां पर एक रिसर्च स्कॉलर था, लेकिन इसके बाद एएमयू में जो तस्वीर देखने को मिली वो भी बेहद हैरान करने वाली है। क्योंकि एएमयू में कुछ कश्मीरी तलबा सामने आ गए और वहां पर नमाजे जनाजा पढ़ने की कोशिश करने लगे। हालांकि उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। एक खुसूसी रिपोर्ट इसे पर आपको दिखाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई छोड़ करके हिजबुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द बना मन्नान वानी जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में मारा गया। मन्नान बशीर वानी उर्फ हमजा भाई हिजबुल ज्वाइन करने से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अप्लाइड जियोलॉजी में पीएचडी कर रहा था। मन्नान वानी के मारे जाने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा उसके लिए नमाज जनाजा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एएमयू इंतजामिया ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें रोका और 3 तलबा को मुअत्तल कर दिया। वहाँ पर बच्चे एकत्रित हुए थे, कुछ लड़के, और यहाँ पर प्रॉक्टर ने इस चीज को, एक हमारे पास नोटिफिकेशन है कि कहीं पर भी अनलॉफुल असेंबली नहीं होगी। उसके लिए किसी भी तरीके से कोई आदमी खड़ा अगर होगा तो उसे अनलॉफुल माना जाएगा, इनडिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा एज पर द रूल ऑफ द एएमयू। मन्नान के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज एक पीएचडी स्कॉलर ने जिंदगी के आगे मौत को चुना और एनकाउंटर में मारा गया। उनका मारा जाना हमारा नुकसान है। हम हर दिन पढ़े लिखे नौजवान खो रहे हैं। उधर कांग्रेस ने मन्नान वानी के मारे जाने पर कहा कि पढ़ाई लिखाई किसी चीज का पैमाना नहीं हो सकती, हमें दहशतगर्दी का खात्मा करना ही होगा। महबूबा मुफ्ती तो बिल्कुल लोकल दबाव के अंदर आज बयान दे रही है। उन्होंने 3 साल सरकार चलाई है, उस वक्त भी लोग मारे जा रहे थे, उस वक्त तो उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया नहीं। मन्नान वानी के वालिद बशीर अहमद महकमा तालीम में लेक्चरर हैं और एक भाई सरकारी इंजीनियर है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक स्कॉलर जो कि एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखता था, उसके जहन में भी नफरत अपने पैर पसार रही थी। वो लगातार दहशतगर्दों के राब्ते में था। किसी को पता भी नहीं था कि एक दिन मन्नान कलम छोड़कर बंदूक उठा लेगा। मन्नान वानी जनवरी 2018 में दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था।
उसने खुद एक तस्वीर जारी कर इसकी जानकारी भी दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस को तभी से उसकी तलाश थी। उसे पता नहीं था कि उसका भी अंजाम वही होगा जो उसके पुराने साथियों का होता आया है। दहशतगर्द तंजीमें इन दिनों पढ़े लिखे नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उन्हें दहशत के रास्ते पर धकेल रही हैं, जिससे पूरे मुल्क में दहशत का जाल फैलता जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही जालंधर पुलिस ने कश्मीर के 3 बीटेक तलबा को दहशतगर्दी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले पीडीपी एमएलए के घर से हथियार लेकर के भागने वाले एसपीओ से राब्ते के शक में भी 2 तलबा को गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। पढ़े लिखे नौजवान किस तरीके से दहशतगर्दी की जद में आ रहे हैं और कैसे दहशत का जाल जो है वो उन्हें अपने आगोश में ले रहा है, अपनी गिरफ्त में ले रहा है, ये अपने आप में बेहद संजीदा और संगीन सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि सिर्फ तालिबे इल्म ही नहीं, हमें अच्छी तरह से पता है कि अभी कुछ दिन पहले पुणे से किस तरीके से एक गिरफ्तारी हुई, जो कि ब्रह्मोस यूनिट में तैनात था एक नौजवान साइंटिस्ट निशांत अग्रवाल। उसे भी कहीं ना कहीं हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया। तो एक तरफ उनके अंदर किसी तरह से जहर भरा जा रहा है, तो अगर कोई ऐसा शख्स जो कि इस तरह से उनके जाल में नहीं फंस रहा, तो उन्हें दूसरी तरीके से फंसाने की कोशिश हो रही है। ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितनी संजीदा बात है, और अपने आप में अगर इस तरीके के वाकयात बढ़ते रहे तो फिर मुल्क की सिक्योरिटी और फिर उसकी सालमियत पर किस तरह के खतरे अपने आप में मंडराने लगेगा, वो कहीं ना कहीं एक बेहद संगीन सवाल खड़े करता है। और इसी पर जरा हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 खास मेहमान इस वक्त नोएडा स्टूडियो से हैं। बीजेपी के लीडर महेश वर्मा साहब, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में ही पॉलिटिकल एनालिस्ट निनाद सेठ साहब हैं। वहीं श्रीनगर स्टूडियो से हमारे साथ 2 मेहमान हैं। ताहिर सईद साहब, जो कि तर्जुमान हैं पीडीपी के, और साथ ही बाबर कादरी साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल। और अपने नाज़रीन को बता दें कि कुछ ही देर के अंदर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट कर्नल यूएस राठौर साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वो रास्ते में ही है। जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, उन्हें भी इस डिबेट में शामिल करेंगे। बहरहाल आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। और महेश वर्मा जी, मैं आपसे ही सबसे पहले शुरुआत करना चाह रहा हूं कि मन्नान वानी, एएमयू का एक तालिबे इल्म, रिसर्च स्कॉलर, वो किस तरीके से दहशतगर्दी के रास्ते पर चला जाता है। इसके अलावा हमने देखा कि जालंधर में भी अभी 3 तलबा बीटेक के गिरफ्तार हुए। उससे पहले एसपीओ के भी राब्ते में, जो एसपीओ हथियार लेकर भाग गया था, उसके राब्ते में 3 तलबा थे। ये जो एक सीरीज हम देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बाकायदा ये प्लान्ड वे में हो रहा है। लेकिन क्या इंटेलिजेंस या फिर इंटरनल जो भी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, उन्हें बिल्कुल हवा नहीं लग रही, और जो तमाम नफरत और कहीं ना कहीं अपनी गंदी नीयत को लेकर के मुल्क में दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं, जो भी मुल्क हो या जो भी तंजीमें हो, वो कामयाब हो रही हैं? सौ साहब, आपकी चिंता जायज़ है। और आज ये जो भी कुछ हुआ है और इसके ऊपर जो आपने बहस बुलाई है, इस बहस के लिए मैं आपको धन्यवाद भी करता हूँ। मैं रात जब इस चीज़ को देख रहा था, तो मुझे एक किसी शायर का एक शेर पढ़ने को मिला कि किसी को लगता है कि हिंदू परेशान है, किसी को लगता है कि मुसलमान परेशान है। अरे यारो, धर्म का चश्मा उतारो तो लगता है कि हिंदुस्तान परेशान है। परेशानी का जो ये सबब है, जो ये परेशानी पैदा की जा रही है, और इन परेशानी को जिस तरह से क्रिएट किया गया, वो समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आज ये मन्नान वानी के ऊपर जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसके पूर्व छात्र अध्यक्ष फैजल हसन सहित तमाम वहाँ के जो सीनियर स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जिस तरह से विरोध किया, और जो उनके जज्बे को देखने को हमें मिला, उसको हम सलाम करते हैं। कि ऐसे ही अगर शायद जेएनयू में हुआ होता, जेएनयू में अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कि सपोर्ट करने वाले ये तथाकथित देशभक्त सीताराम येचुरी, कन्हैया, उमर और कांग्रेस के तमाम लीडर, दिग्विजय सिंह सहित पता नहीं केजरीवाल, इन सब के मुंह पे आज ये करारा एक तमाचा है, जो आज एएमयू से एक ये संदेश गया है कि ऐसी किसी चीज़ को जो हमारे देश और हमारे देशभक्ति पे सवाल खड़ा करता हो, ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसे हमारे नौजवान अगर सामने आए हैं एएमयू में,
हम उन्हें सलाम करते हैं। सर एएमयू इंतजामिया भी इसके लिए अगर देखा जाए तो उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारे लिए मुल्क पहले है और फौरन सस्पेंड किया ऐसे लोगों को। लेकिन इन सबसे ऊपर हम जाएं अगर, सौ साहब आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं आपसे जवाब चाह रहा था। मैं आपको वही बता रहा हूं कि ये जो चीज़ शुरू हुई, इसकी शुरुआत वहां से हुई जब जेएनयू में इस चीज़ को सपोर्ट किया गया, जब हमारे पॉलिटिकल लोगों ने देश को एक तरफ करके हिंदू मुसलमानों में इसको बांट के कश्मीरियत और भारतीयता को एक तरफ अलग अलग चीज़ों, अलग अलग नज़रिए से देखकर जब ये बात शुरू हुई, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अफजल गुरु के नाम से, अफजल गुरु के नाम से जनाजा, आप इसको जनाजा के वहाँ कलमा पढ़ा गया, लेकिन अगर कोरिलेट कर और रहे हैं तो माहौल ऐसे खड़ा गया। देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी, एमयू के अलावा कोई यूनिवर्सिटी को लेकर आप ऐसी बात नहीं कर सकते हैं, कहीं और लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कोरिलेट कर रहे हैं तो भी उसमें कार्रवाई क्या हुई? आपके हाथ तो खाली हैं। कन्हैया का नाम ले रहे हैं, उमर खालिद का नाम ले रहे हैं, सीताराम येचुरी हमने ही किया और एक लंबी ब्रिगेड सर, हमने इस 12 लाख ये टॉप 10 में, ये टॉप 10 थे, क्यों नहीं दाखिल हुई? सर ये सवाल है सर, इस आदमी को मार गिराने का अगर श्रेय जाता है तो हमें जाता है। सर हमने मत जोड़िए, मैंने आपको इंटरनल सिक्योरिटी और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के इनपुट्स की बात की है, उससे सवाल पूछा है कि दहशत अपना जाल फैला रहा है और इस तरीके से हम क्या नाकाम हो रहे हैं? क्या हमारी एजेंसीज जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम हो रही हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं साहब। ये जब जनवरी में लापता हुआ और जिस तरह से सलाउद्दीन ने ताल ठोक करके कहा 9 जनवरी 2018 को कि ये आदमी जो है हमारा हिजबुल का कमांडर, हमने इसको नियुक्त किया है और उसके 8 महीने के अंदर हमने इसको मार गिराया, ये हमारी सफलता आप इंटेलिजेंस को नहीं देंगे, इसका क्रेडिट नहीं देंगे, इसका श्रेय नहीं देंगे, बिल्कुल श्रेय देना चाहिए। और इसमें हमारे यूपी के जो हमारे स्पेशल टास्क फोर्स के लोग थे, ये मालूम है कैसे क्या हुआ? जैसे ही ये लापता हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन है तुरंत इस पे इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। उसका परिणाम ये हुआ कि पुलिस एक्टिव हो गई, सक्रिय हो गई और इसका सर्विलेंस शुरू हुआ और उसी का नतीजा है कि आज इसको सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्कॉलर के नाम से जानी जाती है। ये प्रतिभा को खोज कर निखारने में देश में कंट्रीब्यूशन अगर किसी यूनिवर्सिटी ने किया अच्छे से तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसमें से एक है। वहाँ अपने बच्चे को हम कैसे भेजेंगे, आज ये चिंता का विषय है। आज उसको लेकर हमारे प्रशासन के लोग, प्रोफेसर लोग, छात्र लोग जिस तरह से वहाँ इसके लिए खड़े हुए हैं, हम उस चीज़ को सलाम करते हैं, हम उनको शाबाशी देते हैं कि इसी तरह का जज्बा होना चाहिए। वो जेएनयू की तरह वहाँ कहा, फैसल हसन ने कहा कि हम एमयू को जेएनयू नहीं बनने देंगे, तो शर्म तो उनको आनी चाहिए जो जेएनयू में बोल रहे थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। देशभक्ति के ऊपर सवाल खड़ा करने वाले आज अपनी इनके मुंह पे कालिक पोतने जैसी ये बात सामने आई है। ठीक है, हमारे जो ये नौजवान साथी, हम मुसलमान और हिंदू में बटके जिस तरह से चीजों को हम कर रहे हैं। बात देखिए, ये जो नौजवानों के ब्रेन वॉश की हो रही है, उसके तार जुड़ते हैं आईएसआई से, उसके तार जुड़ते हैं पाकिस्तान से, हिजबुल मुजाहिदीन से, लश्कर से। आप इंटरनल आजादी गैंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप उससे जोड़ रहे हैं, लेकिन क्या इसको इस तरह से नहीं देखेंगे? या फिर जो मेरा सवाल है उसका जवाब उस तरीके से नहीं आया जैसा मैं चाह रहा हूं। लेकिन सर ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। नहीं साहब, ये जहां से शुरू हुई, ठीक है, जो माहौल खराब किया गया, जो माहौल खड़ा किया गया, उसका नतीजा ना हमारे कश्मीरी युवक जो है भटक रहे हैं, ये स्कॉलर जाके आतंकवादी बन रहे हैं। तो हम एक बात और मैं कहूंगा कि लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। अंदर बैठे हुए ये जो लोग हैं आजादी के नारे लगाते हैं, उन्हीं की वजह से दहशत माहौल जिस तरह का खड़ा किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, उसमें कहीं भटक के ये नौजवान जो है बंदूक उठा रहे हैं। ठीक है, इनके लिए ये जिम्मेवार है। फिर हिजबुल मुजाहिदीन को, लश्कर तैयबा को, जो तमाम दहशतगर्दाना तंजीमें हैं, उनको आप क्लीन चिट दे दीजिए सर। आईएसआई को भी क्लीन चिट दे दिया, ऐसे कर दिए कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सब अंदर बैठे हुए हैं, ये लोग अगर आईएसआई जो है वो तो मौके की तलाश में रहती है, जब आप मौका देंगे तभी तो वो कुछ करेगी। सर ठीक है सर, मैंने वही पूछा ना कि सर उस पर आपने कार्रवाई क्या की? सर हमने किया ना, उसी का नतीजा है कि जो गलत रास्ता महबूबा जी की बात पूछ रहा हूं, उमर खालिद की बात पूछ रहा हूं, आपके साथ मीम अफजल साहब ने, मीम अफजल साहब एक चीज चूक कर गए, मीम अफजल साहब एक चीज चूक कर गए, कांग्रेस ने एक चीज का जवाब नहीं दिया कि महबूबा। ताहिर सईद साहब, सब कुछ मुल्क के अंदर ही हो रहा है, बाहर से कुछ हो नहीं रहा है।
तो फिर महबूबा मुफ्ती इस तरीके के ट्वीट जो कर रही हैं उसको हम किस तरह से देखें? बातचीत की बात जो होती है या फिर बंदूक ना उठाने की बात होती है, ये सब बेईमानी है क्या? हम किसी की मौत को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हमने यहाँ पर बहुत लाशें देखी हैं, बहुत नौजवान जो हैं वो कब्रिस्तान में देखे हैं। हम पिछली 3 दहाइयों से हम यही कुछ देखते आ रहे हैं। कल जब मनान वानी की जो हलाकत हुई तो हमें इसलिए दुख हुआ कि वो जम्मू कश्मीर का एक पढ़ा लिखा नौजवान था, एक स्कॉलर था। कौम के अलमिया यह है कि वो कौम के किसी काम नहीं आया, शायद वो कौम के किसी अच्छे काम आ सकता था, बड़े अच्छे तरीके से वो कौम के काम आ सकता था। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बातचीत के जरिए ही इस मसले का हल निकाला जाना चाहिए, बातचीत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि बातचीत के जरिए ही मसले का हल निकलेगा। अगर बातचीत के बजाय हठधर्मी का मुजाहिरा करेंगे, हठधर्मी का ही नतीजा हमने देखा। आपके पुराने साथी, ठीक है, लेकिन आपके पुराने साथी जो जेएनयू से इसको जोड़ रहे हैं, जिस तरह की बात कर रही हैं, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये भी बता दीजिए आप। देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि ये हमारे जो पुराने साथी हैं ये क्या कहें, लेकिन हम यहाँ की ज़मीनी सूरत हाल से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ सर कि आपको वहाँ की ग्राउंड रियलिटी पता है, आप ये कहते हैं, तो क्या वो यही ग्राउंड रियलिटी है कि उसके तार जेएनयू से जुड़ते हैं? नहीं, देखिए, हर एक चीज़ को मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि पॉलिटिकल फायदे के लिए कोई किसी को जेएनयू के साथ जोड़े, किसी को एएमयू के साथ जोड़े। हम बदकिस्मती की वजह यह रही है कि जम्मू कश्मीर को हमेशा से जो है नेशनल पार्टीज ने अपने सियासी अखाड़े के लिए, अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। इनको सियासी फायदा मिलता है, लेकिन हम यहां पर जो है, हम यहां पर जो मुसीबत जो है वो हम भुगत रहे हैं। एलिनेशन यहां पे बढ़ रहा है। आज आपने पढ़ा होगा मनान के वालिद साहब का एक इंटरव्यू एक आया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि मनान जो है, मनान के जहन में जब कब ये बात आई, उसके साथ नाइंसाफी की बात उसके जहन में कब आई, जिस वक्त अफजल गुरु को फांसी दी गई, 28 नंबर पे उठाकर उसको फांसी दी जाती है, फिर घर वालों को लाश तक भी नहीं दी गई, तो यहां के नौजवानों के जहन में क्या बात आएगी? राहुल जी ने, कांग्रेस ने तो अपने फायदे के लिए अफजल गुरु को 28 नंबर से बीजेपी के दबाव में आकर 28 नंबर से तो पहले नंबर पे लाके फांसी तो दी, लेकिन यहां पे उसके परिणाम क्या हुए, यहां पे उसके नताइज क्या रहे जमीनी सतह पे, उसका किसी ने नहीं सोचा। हर एक जो है, कांग्रेस है, बीजेपी है, नेशनल पार्टीज है, अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी, फिर अपने मकासद के लिए, ताहिर सईद साहब, अफजल गुरु को जो सजा दी गई वो नहीं दी जानी चाहिए थी। यहां पर मुसीबत में है, जम्मू कश्मीर के लोग जो है यहां पर ये मुसीबत भुगत रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि अफजल गुरु के साथ जो सुलूक हुआ, अफजल गुरु को जो फांसी दी गई वो नहीं दी जानी चाहिए थी क्या? वज़ीर खारजा ने भी तकरीर की, हिंदुस्तान पे इल्जाम आयद किया दहशतगर्दी का। हिंदुस्तान ने तकरीर की तो पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्जाम आयद किया। आप एक दूसरे के साथ नोक जोक में लगे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में कौन सोच रहा है? मुझे इतना बताइए ताहिर सईद साहब, अफजल गुरु की यहां पर बैठ करके पैरवी कर रहे हैं आप, अफजल गुरु की पैरवी कर रहे हैं। अफजल गुरु के साथ जो हुआ क्या नहीं होना चाहिए था? क्या उसे फांसी नहीं मिलनी चाहिए थी? करना चाहिए सेक्शन 370। नहीं, आपने बात छोड़ी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं आपको बात बताना चाहूंगा। सेक्शन 377 के हवाले से जब रिसेंटली जजमेंट आई, उसमें जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने उसमें यह कहा कि किसी मेजॉरिटी किसी चीज के बारे में क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट वो देख के फैसला नहीं करती है। लेकिन अफजल गुरु के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अफजल गुरु के खिलाफ जो है शवाहिद नहीं है, सबूत नहीं है, लेकिन कौम के मुश्तरका ज़मीर को सेटिस्फाई करने के लिए अफजल गुरु को फांसी देनी है। सर यहाँ पर आप तो सुप्रीम कोर्ट को भी क्वेश्चन कर रहे हैं सर। ये नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। ये सुनो, ये गलत बयानी कर रहे हो। सुनो भाई, सुप्रीम कोर्ट अपने नेता को बदनाम क्यों कर रहे हो? बात कहीं भी नहीं। महबूबा मुफ्ती जो है इस पे कम से कम 10 बार बयान दे चुकी हैं, उनसे पूछ के एक बार आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, ऐसे बोलोगे तो। मैं आता हूँ सर, आप गलत बयानी कर रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है। ठीक है, बाबर कादरी साहब नहीं कर रहे हैं। बाबर कादरी साहब, मन्नान वानी को मारा जाता है, एनकाउंटर होता है। वानी अफजल गुरु की वजह से नहीं बना है, लश्कर-ए-तैयबा का पेट वर्कर था। सर ठीक है, सलाउद्दीन का ठीक है स्टेटमेंट
पढ़ लो एक बार ध्यान से, फिर पीडीपी को समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ठीक है, मैं आता हूं, ताहिर साहब आपके पास भी आऊंगा। बाबर कादरी साहब, जिस तरीके का माहौल है, अगर हम सिर्फ मन्नान वानी को ना देखें, इससे पहले जालंधर में जिस तरीके से बीटेक के स्टूडेंट्स पकड़े गए, इससे पहले जो एसपीओ एमएलए के घर पर तैनात था वो भी उसके राब्ते में भी कुछ स्टूडेंट्स थे, और अब ये मन्नान वानी, ये जो तमाम चीजें हैं, क्या इसका कनेक्शन ऐसा नहीं है कि हिजबुल जो है या फिर दहशत गर्दाना जो तंजीमें हैं वो नौजवानों को एक तरीके से बरगला रही हैं, उनका ब्रेन वॉश करके दहशतगर्दी के रास्ते पर ला रही है, जो कि नहीं होना चाहिए? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हमारे मुल्क की सरकार इसमें फेल नहीं है, इंटेलिजेंस इसमें फेल नहीं हो रहा है? देखें जनाब, मैंने मन्नान वानी शहीद के 2 कॉलम्स पढ़े आज तक, और उसमें वो पहले तो आप ये कंफर्म कीजिए कि मन्नान वानी शहीद है क्या आपके लिए? डायरेक्ट नहीं था। देखें आप देखें वो डिबेट बाद में करते हैं, पहले सर तो आप कह रहे हैं ना, बोल कैसे रहे हो सर? आप बोलिए, आप बोल रहे हो, आप एक आतंकवादी को शहीद बोल रहे हो, शर्म नहीं आती है? सर मैं आपसे एक संजीदा सवाल पूछ रहा हूं। आप एक आतंकवादी को जिसके ऊपर 12 लाख रुपए इनाम था, पूछ रहा हूं, उसको आप शहीद बता रहे हो, वो सही बात है? और बाजाब्ता तौर पर आप मन्नान वानी को शहीद करार दे रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? जब कर रहे हैं तो इसीलिए आपसे सवाल पूछा जाएगा ना। ही इज आइकन, नॉट ओनली शहीद, ही इज आइकन। देखें किस चीज का आइकॉन? किस चीज का आइकॉन है? आपका आइकन है क्या? किस चीज का आइकॉन है? किस चीज का आइकॉन है? दहशतगर्दी का आइकन है ना वो, दहशतगर्दी का आइकन है वो। आप वो किस चीज का? वो इंसानियत के नाम पर जो है काला धब्बा उसके लिए है। पहले सुने। हाँ तो सर आप क्या बात कर रहे हो? किस चीज के लिए सुने? काला धब्बा है। एएमयू में लोगों ने ऐसे लोगों के कहने के मुंह पर थूका है, ऐसे लोगों के, ऐसे लोग जो बयान देते हैं उनके मुंह पर थूका है फैजल हसन और तमाम प्रोफेसर ने वहां के छात्र नेताओं से एक बार बात करके देख लो। बाबर कादरी तुम्हारी ऐठ निकाल देंगे वो कि मन्नान वानी को तुम शहीद कहते हो। शर्म करो, हमारे अन्न खाते हो, हमारी चीजों को पीते हो, हवा पानी सब यहां से लेते हो और गुनगान कहते हो। लश्कर तैयबा सलाउद्दीन के एजेंट बन के बात कर रहे हो। तुम सलाउद्दीन के एजेंट हो, सलाउद्दीन के एजेंट हो। बोलो कि मैं लश्कर तैयबा का आदमी हूं, बोलो कि लश्कर तैयबा का आदमी हूं मैं, बोलो लश्कर तैयबा का आदमी हूं मैं, एजेंट हूं लश्कर तैयबा का। बाबर कादरी आज बोलो इस बात को, तुम्हारी हिम्मत की दाद दूंगा मैं। बोलो, अगर हिम्मत है तो बोल के दिखाओ कि लश्कर तैयबा सलाउद्दीन के तुम आदमी हो और उसके लिए काम करते हो। अगर ये नहीं बोलते हो तो तुम्हारे ऊपर लानत है मेरी तरफ से। शर्म करो यार, हमारे इस देश के मुसलमानों के ऊपर उंगली उठवाते हो। अब जाहिल आदमी किस जाहिल आदमी को? जाहिल तो तुम हो, गंवार तुम हो। 12 लाख का आतंकवादी, 12 लाख के अपराधी को तुम सपोर्ट कर रहे हो, शहीद कहते हो। जिसने इंसानियत की खून करी है, जिसने इंसानियत को शर्मसार किया है। इस्लाम कभी भी नहीं सिखाता है, इस्लाम किसी को भी हत्या करने के लिए नहीं उकसाता है। इस्लाम में इंसानियत होती है, इस्लाम रास्ते पे लाने की बात करता है। तुम्हारे जैसे लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को तुम लोग ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। ऐसे लोग, बाबर कादरी तुम्हारे जैसे लोग सबसे पहले इस दुनिया से बाहर उठ जाने चाहिए। ठीक है, शर्म करो, शहीद कहते हो मन्नान वानी को। मन्नान वानी शहीद है, तुम्हारे जैसे लोगों को हम बढ़ने नहीं देंगे। यही उसी का नतीजा है। जेएनयू में तुम्हारे जैसे लोग क्यों खड़े हुए, क्यों बोले? इसीलिए बोले तुम्हारे जैसे लोगों का आवाज चुप करने वाला कोई नहीं था, तुम्हारी बोलती बंद करने वाले लोग नहीं थे। साहब ठीक है, बाबर कादरी मैं आपके ही पास आना चाह रहा हूं कि ठीक है, आपसे एक संजीदा सवाल पूछा गया, आपके पास उसका जवाब नहीं है, आप मन्नान वानी को शहीद करार दे रहे हैं। मैं ठीक है इस पर आगे भी बढ़ूं, लेकिन उससे पहले जरा एक छोटा सा, यहां पर किसी ने गाली गलौज नहीं की है। अगर यहां पर मैं बैठा हुआ हूं, मैं इस तरह की किसी भी तरह की बातचीत की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि जी सलाम मुहज्जब चैनल है, वो किसी भी तरह के हंगामे और लड़ाई झगड़े को भी पसंद नहीं करता और कभी बढ़ावा नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, आप आगे बढ़ाइए, आप सवाल का जवाब दीजिए, लेकिन आपने ही तो सबसे पहले मन्नान वानी शहीद, जब आप ये बात कहेंगे तो उसके आगे बात क्या होगी? आप मुझे इसका बताइएगा जवाब कि अगर मन्नान वानी शहीद है, उसका एनकाउंटर करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मन्नान वानी को मारा है, आपके नजदीक अगर वो शहीद है, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी आर्मी क्या है आपकी नजर में?
मैं वही कह रहा हूँ। देखें, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मन्नान की आज की ये शहादत है, उस पे आपको अचीवमेंट फील नहीं करनी चाहिए, आपको फिर वही बात करना चाहिए। इंस्टेड ये डिबेट, फिर वही बात कि इंटेलेक्चुअल तबका, मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं, स्कॉलर, हम इस स्टैंड से कैसे आगे बढ़ जाएं? बाबर कादरी, ये बताइए आप कि इस स्टैंड से आगे ही कैसे बढ़ेंगे जब आप मन्नान वानी शहीद बोलेंगे, मन्नान वानी की शहादत करेंगे, जब आप डिक्लेयर करेंगे ऐसे दहशतगर्दों को शहीद, उसके आगे बात कहां से होगी? क्यों बंदूक उठाई? उसने अफजल गुरु की विक्टिमहुड देखा, उसने अफजल की, सर उसने क्या देखा, उससे अलग हट जाइए बात। वो उसने क्या देखा क्या नहीं देखा, लेकिन दहशत का रास्ता अख्तियार कर लिया ना। हमें भी अपने एक जेलें देखी, अपने एक शहरी, अपने एक बच्चे के दहशतगर्दी का रास्ता अख्तियार करने पर उतना ही दुख है जितना उसके घर वालों को होगा। लेकिन हम कम से कम ये तो ना कहें कि दहशत का रास्ता अख्तियार करने वाले और दहशत के रास्ते पर मारे जाने वाले शहीद हैं, कश्मीर में शहादत उनकी हुई है। आप कैसे ये बात कह सकते हैं सर? तो जाके रिएक्शन में उसने ये किया। सर रिएक्शन हो चाहे कुछ भी हो, अगर रिएक्शन में कोई कत्ल कर दे तो आप उसको कातिल नहीं कहेंगे, आप उसको शहीद कह देंगे। नहीं, कैसी सोच है आपकी? एक सोसाइटी कैसी सोच है आपकी? एग्रेशन में लाया जाता है जब क्या आपके अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है? के अंडर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, या फिर आप जानबूझकर ये बात कह रहे हैं क्योंकि आप वाकई में एक एजेंट हैं, आप दहशतगर्दाना तंजीमों के एजेंट हैं, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। क्या करेगा बंदा? जब आए दिन 10 लाख फौजी होंगे तो आप क्यों नहीं उठा रहे? आप क्यों नहीं, आप भी उठा लीजिए, फिर तो आप भी उठा लीजिए ऐसे ही बंदूक। आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आप जैसे लोगों से तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उनको जाने से पहले रोके, लेकिन आप जैसे लोग जो है ना उनकी फीडिंग करते हैं, आप जैसे लोग उनका ब्रेन वॉश करते हैं और ऐसे ही टीवी पे बैठ करके उनके लिए गंदी बातें करते हैं और उनको दहशत के रास्ते पर ले जाते हैं। मगर ये अज़ाइम आपके कामयाब नहीं होंगे। नहीं, क्यों? बाबर कादरी, बाबर कादरी, दिल है हिंदुस्तान का। मैं कह रहा हूं अगर आप इस तरह की घटिया बात कर रहे हैं तो आपने क्यों नहीं बंदूक उठा ली? जमीर है, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के, आपके अंदर जमीर नहीं है, यानी कि आप बंदूक नहीं उठा रहे तो आपके अंदर जमीर नहीं है, मगर आपका जमीर हमारे साथ होगा। बेहुदा बातें कर रहे हैं आप, बेहुदा बातें कर रहे हैं आप। कि हिंदुस्तान इन बातों को जी सलाम किसी भी तरह से नहीं, किसी भी तरह से इसकी तस्दीक नहीं करता। आपको राइट विंग पार्टी नहीं, ये बेहुदा बातें आप जैसे लोग टीवी पे बैठ करके ऐसे नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और ये आपकी नापाक जो कोशिश है उसको अंजाम नहीं देने होने देंगे, बात करता हूं उन लोगों की उसको कामयाब होने नहीं देंगे हम। ठीक है सर, शहीद और शहादत के आगे बात ही नहीं हो सकती। बेहतर है कि आप यहां से चले जाएं। मुझे ऐसे शख्स के साथ बातचीत करने की जब तक आप नहीं मानेंगे ना शहीद, कोई दिलचस्पी नहीं, आगे बात नहीं करूंगा। हाँ तो आप मेरे मेहमान हैं, मैंने आपको बुलाया, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ करके आपकी फ्रीडम फाइटर है, मैं आपसे हाथ जोड़ करके दरख्वास्त करता हूं कि आप ये डिबेट कोई शौक नहीं है। देखिए मैं दहशतगर्दों को किसी दहशतगर्दों को शहीद कहने वाले आदमी के साथ बात नहीं करना चाहता। जी सलाम बात नहीं करेगा। एक ऐसा शख्स जो किसी दहशतगर्द को शहीद कहे उसके साथ जी सलाम बात नहीं करना चाहता है। आप जा सकते हैं और चले जाइए यहां से। आप किसी दहशतगर्द को शहीद कहना बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। आप अपनी ज़हनियत साफ कीजिए। अब बिल्कुल हम ऐसे किसी भी शख्स को प्रमोट नहीं होने देंगे और किसी भी ऐसे शख्स को यहां पर बैठ करके अपनी जहर आलूदा बातें नहीं करने देंगे जो ये कहे कि दहशतगर्द शहीद था। दहशतगर्द दहशतगर्दी है, वो शहीद नहीं हो सकता। हमारा अगर अपना भी शख्स है, अपना भी बाशिंदा है, तो हमें भी उसकी तकलीफ है, हमें भी उसका दर्द है। लेकिन हम अपने गुमराह नौजवानों को यही कहेंगे कि वो वापस मेन स्ट्रीम में आए। लेकिन कोई ऐसा शख्स जो उनके अंदर ब्रेन वॉश उनका करने की कोशिश करेगा और उनके अंदर जहर घोलने की कोशिश करेगा, हम प्रमोट नहीं करते हैं। हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कर्नल यूएस राठौर साहब, जो कि डिफेंस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। और निनाज सेठ साहब, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, बाबर कादरी साहब एक्सपोज होते हैं सीधे तौर पर, क्योंकि आते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट बन करके, कहते हैं अपने आप को एडवोकेट, लेकिन एक दहशतगर्द को शहीद करार देते हैं। क्या ऐसे ही वादी में अमन आएगा? क्या ऐसे और बच्चों को गुमराह करने की कोशिश नहीं हो रही है टीवी पे बैठ करके? देखिए, 70 साल से यहाँ एक लड़ाई चल रही है, हमने ये नहीं भूलना चाहिए। ये 70 साल की लड़ाई है। इस लड़ाई में एक नया दौर आया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर कि हम
अगर आप देखें बुरहान वाली के साथ शुरू हुआ था, हम बार बार लिक्विडेट कर रहे हैं और जाकिर मूसा का भी नंबर लगा हुआ है। अगर आप बंदूक उठाएंगे तो पहले ऐसा माना जाता था कि पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढा जाए, पर जब से श्रीलंका में हमने देखा कि LTTE का सफाया करने के बाद पॉलिटिकल सोल्यूशन आया, तो अब कई देशों में और चेचनिया में भी रूस ने ये किया। अब कई देश ये मानते हैं कि पहले आप बंदूक हटाइए तब हम पॉलिटिकल सोल्यूशन लाएंगे। अगर आप ये और मेरे को लगता है कि यही अब हो रहा है कि जो भी बंदूक उठाता है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। पर मेरे को दो चीजें जरूर कहनी है कि क्या भारत में वो विल पावर है कि वो पहले बंदूक को हटाए और फिर पॉलिटिकल सोल्यूशन बोले, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि भारत में विल पावर है ही नहीं, आज नहीं तो कल वो पाकिस्तान से बात कर लेगा, आज नहीं तो कल वो कश्मीर से बात कर लेगा। हम 10 साल से सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर में एलियनेशन है। भाई अब भारत एलियनेट हो रहा है कश्मीर से, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। $2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, सिर्फ 2% हम डिफेंस में खर्च करते हैं, हम अगले 70 साल तक लड़ सकते हैं। कश्मीरियों को अगर समझ आए तो अच्छा है, वरना हर रोज इस तरह के जनाजे निकलेंगे। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। लेकिन कर्नल US राठौर, आपका भी बहुत इस्तकबाल है सर। देखिए बहुत संजीदा इशू है और हम ये देख रहे हैं कि जो नौजवान हैं उनको एक तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको अपनी गिरफ्त में लेने की एक कोशिश हो रही है। क्योंकि जालंधर में भी ऐसे ही देखिए 3 बीटेक के तलबा कश्मीरी थे, वो गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा MLA की सिक्योरिटी में तैनात SPO के रास्ते में भी 2 स्टूडेंट थे, वो गिरफ्तार हुए। और अगर हम इनको थोड़ा सा और ब्रॉडर वे में लेके जाए, सिर्फ कश्मीरी नौजवानों की बात ना करें, तो हम देखते हैं कि निशांत अग्रवाल भी हनी ट्रैप का शिकार हो जाता है। उससे पहले अच्युतानंद जो कि BSF का जवान है, वो हनी ट्रैप का शिकार हो जाता है। 2 महाज नहीं बल्कि कई महाज हैं जो इस तरीके से इस तरह के जो दुश्मन ममालिक हैं उन्होंने खोल रखे हैं। क्या हमारी इंटरनल सिक्योरिटी या फिर जो हमारी इंटेलिजेंस है वो इन सबको ट्रैक करने में पूरी तरह से फेल्योर हो रही है, इसीलिए इस तरह की चीजें हमारे सामने आ रही हैं? ठीक है हमने मार गिराया, लेकिन कहीं ना कहीं कमी भी तो थी। देखिए जो कश्मीर में हो रहा है उसका एक ह्यूमैनिटेरियन फेस है, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। बेशक सर। उसका पॉलिटिकल एंगल है, बहुत बड़ा है, सोशल है, सारी चीज़ें हैं। मेरा दिल तो इस वक्त अगर किसी के लिए रोता है तो उन माँ बाप के लिए रोता है जो इतनी उम्मीदों से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और वो कहीं जा कर के छोड़कर मिलिटेंसी का शिकार होते हैं और बहुत ही कम उम्र में मारे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्या कहूँ, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है माँ बाप के लिए, सोसाइटी के लिए। और इस चीज़ को वाटरशेड अगर आप देखें तो अभी जो नए राज्यपाल कश्मीर में आए हैं मलिक साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि लेट अस फाइट मिलिटेंसी नॉट फाइट मिलिटेंट्स। बेशक कहना आसान है लेकिन इसको करना एक ग्राउंड लेवल पे बड़ा मुश्किल काम है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान चाहे तो इसको चेचनिया के तरीके से भी डील कर सकता है। हम जानते हैं कि जैसे पाकिस्तान ने नॉर्थ वजीरिस्तान में किया उस तरीके के हम भी कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान करना नहीं चाहता। हमारा वो किरदार ही नहीं है सर। हमारा किरदार ना हो तो बेहतर होगा। जब तक अपने घर के बच्चे के ऊपर नहीं आता तब तक हम कह सकते हैं, लेकिन ये अगर हम पे गुजरे तो हम उस दिल को हाथ रख के देखें कि अगर ये हम पे गुजरता तो कैसा लगता। तो माँ बाप के ऊपर इतनी मुश्किल से पालते हैं और ये चीज़ हो जाती है तो कश्मीर के अंदर एक रेडिकलाइजेशन इतना ज़्यादा पेवस्त हो गया है कि बच्चे भी माँ बाप के कहने में नहीं है, अपने टीचर्स के कहने में नहीं है और वो सारी जो क्या कहते हैं प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं वो सरहद पार से। सर वही तो मैं आपसे इसीलिए सर आपसे जानना भी चाह रहा हूं कि ये शुरुआत इसकी कहां से, इसकी जड़ कहां पर है और आखिर इसको फैलने में मदद कहां से मिल रही, फरोग कैसे मिल रहा है? इसका फरोग मिलने का सीधा चीज है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आती, जैसे कि अभी हमने कुछ दिन पहले बीजेपी और पीडीपी की सरकार देखी, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज फिर उसमें मदद नहीं करती, उसको हवा देती। तो ये जो सोशल इशू है इसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर लड़ना चाहिए, वो ऐसा हो नहीं रहा है। अब आप देखेंगे पीडीपी की सरकार के दौरान साउथ कश्मीर में सबसे ज्यादा मिलिटेंसी बढ़ी जो उनका गढ़ माना जाता है। तो ये सब चीजें एक ऐसा रूप धारण कर लिया है उन्होंने कि लोग
भाग भाग करके उसमें शामिल हो रहे हैं। इस बात को हम नकार नहीं सकते कि सर ये बाबर कादरी जैसे लोग जो कि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो एक्सपोज होते हैं वो यहां पर आकर के दहशतगर्दों को सीधे तौर पर शहीद करार देते हैं, उससे आगे बात ही नहीं करते हैं। और इसीलिए हम ऐसे लोगों से बात भी नहीं करना चाहते। इसीलिए हमने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, हमने आपको बुलाया, लेकिन आप उसी इज्जत के साथ जा सकते हैं। लेकिन सर क्या ऐसे लोग और ज्यादा ब्रेन वॉश नहीं कर रहे, उन्हें फीड नहीं कर रहे हैं ऐसे बच्चों को? इस चीज को बढ़ावा फरोग जो आप कह रहे हैं, फरोग इसी चीज का है। एक फॉल्स सेंस ऑफ सेक्रीफाइस जो हो रहा है, सोशल मीडिया, आपका सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा कारण है। आज तक हमने किसी मिलिटेंट की फोटो नहीं देखी। जब हम सर्विस में थे, हमको फोटो के लिए दर दर भटकना पड़ता था, मिलती ही नहीं थी। आज वो ज्वाइन नहीं करता, पहले एक के साथ फोटो पोस्ट करता है। तो ये जो रेकलेसनेस आई है, एक ब्रेवेडो आई है एक तरीके का, वो चीज जो है इसको कर्व करना है। लेट अस फाइट मिलिटेंसी, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन ताहिर सईद साहब, आप बगल में बैठे सब कुछ सुन रहे थे और आपने देखा कि क्या कुछ जहर आलूदा बातें या किस तरह की बातें, किस तरह का स्टैंड बाबर कादरी रख रहे थे। क्या आप इन जैसे लोगों के खिलाफ नहीं कुछ कहना चाहेंगे? क्या इनका इलाज नहीं होना चाहिए क्या? या फिर आपके लिए भी मन्नान वानी जैसे जो भटके हुए नौजवान हैं वो शहीद हो जाते हैं? देखिए कर्नल, मैं अभी पहले मैं यहाँ पे देख रहा था बाबर कादरी और जो हमारे बीजेपी स्पोक्स पर्सन है उनके दरमियान कुछ हीटेड आर्गुमेंट वगैरह हो गया किसी चीज़ को लेकर। तो बहस इस वक्त इस चीज़ पे होनी चाहिए कि पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो बंदूक की तरफ राग़िब क्यों हो रहे हैं। सबसे बड़े चिंता की बात जो है, परेशानी की बात, तशवीश की बात हम सब के लिए जो होनी चाहिए वो यही है कि नौजवान जो हैं वो बंदूक क्यों उठाते हैं। कर्नल राठौर साहब अभी बात कर रहे थे, उन्होंने एक अच्छी बात कही कि एक माँ बाप जिसने बड़े मुश्किल हालात में अपने बच्चे को पढ़ाया है, बड़े ख्वाब सजाए थे कि कल ये बच्चा बड़ा होगा, फैमिली की जिम्मेदारियां, बाकी चीज़ें, आज बूढ़े बाप को जो है एक जवान बेटे को कंधा देना पड़ता है। सबसे बड़ी बात जो है हमें इसी चीज़ पे गौर करना है कि हमारे नौजवान जो हैं क्यों ये एलिनेशन बढ़ रहा है, क्यों ये नौजवान जो है ये दूर होता जा रहा है मेन स्ट्रीम से। जी, मैं इसीलिए ताहिर सईद साहब आपसे पूछ रहा हूं कि वहां के आप जमीनी हालात से बेहतर वाकिफ हैं। पहले आप मेरी बात सूद साहब, आप मेरी बात सुने, मैं बात कंप्लीट करना चाहूंगा। बिल्कुल, हाँ ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। मेरा भी सवाल ले लीजिएगा कि जो इस तरह की सूरत हाल है, आप जमीन से जुड़े हुए, वहां पर जमीनी हालात से भी वाकिफ हैं, क्या इस तरीके से फरोग देना या इस तरीके से उनका एजाज करना ऐसे और बच्चों को इस तरफ आने के लिए फरोग नहीं देता है? कहीं ना कहीं उनका हौसला नहीं बढ़ाता है? हमें तो रोकना है ना ऐसे बच्चों को। आप यहां पर फिक्र जाहिर कर रहे हैं तो हम उन्हें रोकेंगे कैसे? हम किसी भी कैसे ऐसा कोशिश करेंगे वो भटके ना? किसी भी सूरत में वायलेंस का साथ नहीं देते, हम किसी भी सूरत में जो है वायलेंस की हिमायत नहीं करते। हमारा सिर्फ यही है कि कश्मीर, तो आप बाबर कादरी पर बोलने से क्यों कतरा रहे हैं? मैं सवाल देखिए उन्हीं से पूछ रहा हूं, ऐसे लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता कि वो किसी दहशतगर्द तंजीम के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं? बातचीत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हमने एक दौर यहां पे देखा 2002 से 2005 तक, 7-8 तक, जिस वक्त हमारी पिछली गवर्नमेंट यहाँ पे थी और मुफ्ती साहब यहाँ के वजीर आला रहे। उस दौरान जब हमने देखा, जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, आवाजाही का सिलसिला शुरू हुआ, हमने देखा बहुत से बैंकर्स को हटाया गया, कैंपस को हटाया गया, क्रैकडाउन का सिलसिला बंद हुआ, एक लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आया था। तो अगर आप उस वक्त के जो हालात जो देखेंगे तो मिलिटेंसी जो है वो बहुत नीचे तक आ चुकी थी। फिर लेकिन अभी जो पिछली गवर्नमेंट गई हुए, फिर मैंने आपको कहा मेरे बीजेपी के दोस्त नाराज हुए, मैंने अफजल गुरु का जिक्र किया। मतलब एक एलिनेशन बढ़ गया है नौजवानों में। हमें नौजवानों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे महेश जी। ठीक है, मैं इस पर ही सर आगे बढ़ते हैं मुस्बत तरीके से। सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है और कहीं ना कहीं इम्तियाजी सलूक की बात कर रहे हैं। मेरी बात सोच साहब, अगर आज हमने कोई कदम नहीं उठाया, सोच साहब, अगर आज हमने कोई कदम नहीं उठाया, आने वाली जो नस्लें हैं, जो जनरेशंस हैं, वो हमें कोसेंगी कि हम जो है यहाँ पर कब्रिस्तान आबाद करने में हम शामिल सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे पा रही। और सर अगर ऐसा है महेश जी, अगर सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, अगर कश्मीर का कोई तालिबे इल्म
कश्मीर से आगे आकर के मेन स्ट्रीम में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलर है और वहां से तालीम हासिल करना चाहता है, तो उसके साथ जो इम्तियाजी सलूक कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है या सेंस ऑफ सिक्योरिटी की कमी है, ये कहीं ना कहीं उनको इस तरफ ले जाता है। और अगर ऐसा है तो ये गवर्नमेंट का ही फेल्योर है। देखिए साहब, ये जो बात अभी कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो बात कुछ और कह रहे थे, लेकिन अब चूंकि ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो उसका भी जवाब देना ठीक रहेगा। सेंस ऑफ सिक्योरिटी के नाम पर आपको चाहिए क्या? सबसे पहले तो आपको अच्छी तालीम चाहिए, आपको एक रोजगार का अवसर चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मैं ओवरऑल सिचुएशन की बात कर रहा हूं वर्मा साहब, मैं ओवरऑल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। एक छोटी सी विनती है आपसे, बाकी जो बुनियादी जो समस्या है, बुनियादी जो मसला है जिसपे हम वकालत कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, इंटरनल लेवल पे बातचीत होनी चाहिए, एक्सटर्नल लेवल पे। आपने जो बुनियादी सवाल पूछा सर, उसी का जवाब दे रहे हैं के जरिए समस्या है कि ताहिर सईद साहब आप कई सवाल का जवाब दे रहे हैं, चीज को जोड़ते हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो बरसरे इक्तदार पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, इसीलिए उनका जवाब भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका जवाब आना बहुत जरूरी भी है। बताइए महेश वर्मा साहब। ये इसमें जो है, जो बच्चे जी मैं सुनना चाहूंगा, जो बच्चे हमारे अच्छे कर रहे हैं, जो आईपीएस बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, ये क्या कश्मीरी लोगों का भी ड्यूटी नहीं है कि वो किसी तरह से इस चीज के लिए आगे आए? उनकी कोई ड्यूटी है या नहीं? सर अगर हम एक दूसरे की ड्यूटी ही याद दिलाते रहेंगे तो ये कितना ठीक है सर। दूसरी हमें बात, अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी सर। यू कांट कारपेट द अर्थ बट यू कैन वियर अ फुटवेयर ना। सौ साहब, अगर ये बात कह रहे हैं कि अफजल से कहीं इंस्पायर्ड होते हैं लोग और इस तरह की चीजों को करते हैं, और इनकी नेता महबूबा मुफ्ती साहिबा ये कहती हैं कि ऐसे कामों का अंजाम यही निकलेगा, तो ये समझने की जरूरत है कि ऐसे लोगों का, बाबर कादरी जैसे लोगों को आप बगल में बिठा के आप अगर उसकी आलोचना नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, आप उसको शर्मिंदा नहीं करेंगे, तो कश्मीर के नौजवान इसी तरह से भटकते रहेंगे। कश्मीर के नौजवानों का भटकने का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है आज के डेट में, तो सलाउद्दीन जब 9 जनवरी को अनाउंस करता है कि उसको मैंने हिजबुल का कमांडर अपॉइंट किया है, तो आप लोगों में कोई आदमी नहीं बोलता है, सांप सूंघ जाती है। जब उसके ऊपर 12 लाख रुपए का इनाम किया जाता है तो लोग उसका जश्न मनाते हैं। तो इस तरह की चीजों के सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहां से आएगी? आप लोग अपने लिए नहीं सोचेंगे, कश्मीरियत के लिए नहीं सोचेंगे, कश्मीर के लोगों के लिए नहीं सोचेंगे, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? ये मुझे बताइए। निना सेठ साहब, देखिए यहां पर जब आपकी जिम्मेदारी की जब बात की जाती है, आपसे आपकी जवाबदेही मांगी जाती है, तो आप दूसरे की जिम्मेदारी याद दिलाते हैं। क्या यही सबसे बड़ी दिक्कत नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी की तो बात करते नहीं, हमको क्या करना है करते ही नहीं, हम सामने वाले को उसका आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, खुद आईना देखते ही नहीं। मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी ये बात। देखिए, कश्मीर में एक खतरनाक दौर शुरू हुआ है। हम जब डिबेट शुरू हुई थी तब हम बात कर रहे थे कि पढ़े लिखे लोग अब गन उठा रहे हैं और टेररिस्ट बन रहे हैं। ये जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब मेन स्ट्रीम का कोई बंदा गन उठा लेता है तो उसका पता लगाना, उसमें खुफिया तरीके से पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि ये बंदा नॉर्मल बंदा है या टेररिस्ट है। मैं दो चीजें कहूंगा कि अगर आप भारत में बहुत सारे तरीके हैं प्रोटेस्ट करने के। आप पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपने राज्यसभा में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप रोड पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बंदूक उठाएंगे तो उसका इल्जाम एक ही होगा कि वापस बंदूक आएगी, वापस आपको गोली लगेगी और लोग हताहत होंगे। मेरे को ये कहना बिल्कुल फैशनेबल नहीं है, पर यह सच बात है कि अगर आप भारत के अगेंस्ट गन उठाएंगे तो उसका एक ही इल्जाम होगा और ये इल्जाम चलता रहेगा। जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने पहले भी कहा था कि पॉलिटिकल सोल्यूशन आने से पहले गन को इक्वेशन से हटाना पड़ेगा, और ये एक मुश्किल काम है, इसमें जाने जाएंगी, अनफॉर्चुनेट काम है, पर होगा। तो मेरे ख्याल से कश्मीरी लीडर्स को, अपने यूथ को यह बताना पड़ेगा कि गन सोल्यूशन नहीं है। आप भारत से 70 साल से लड़ रहे हैं, 70 साल और भारत लड़ सकता है, ये सोल्यूशन नहीं है। और गन के सिवाय कोई भी सोल्यूशन आप ढूंढे, गन उठाएंगे तो कब्रिस्तान ही जाना। इसका हल क्या है? मैं सर आता हूं, इसका हल क्या है? यूएस राठौर सर, इंटेलिजेंस का फेल्योर भी नजर आता है और कहीं ना कहीं यह भी दिखता है कि मौजूदा सरकार सामने वाले को ही आना दिखा रही है। अगर अपना जिम्मेदारी नहीं लेगी तो फिर काम कैसे चलेगा? सर, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, हार्ड ऑप्शन जो है कश्मीर के अंदर या किसी भी मिलिटेंसी में, इसको एक लास्ट ऑप्शन माना जाना चाहिए, इज नॉट द ओनली ऑप्शन। हार्ड ऑप्शन में आप ये हमेशा सोच के चलें कि अपने भाई बहनों के खिलाफ आप ये चीज़ कर रहे हैं। अगर कश्मीर का नौजवान वहाँ के आईएएस टॉपर, वहाँ के स्पोर्ट्समैन को अपना रोल मॉडल न मानते हुए मिलिटेंट को रोल मॉडल मानता है, तो इसमें ज़रूरी है कि आप भी अपनी सोल सर्चिंग करें
बिल्कुल इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। जरूरत मेरा इन आप सब चीजों की है, मेरा लेकिन अफसोस यकीन सर ये करें होता है कि उन जरूरियात पर जो है वो काम नहीं हो पा रहा। सर वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। हम चाहते थे कि इससे मुस्बत जो कोई नतीजा निकले, उम्मीद करते हैं कि कम से कम इतनी बात तो निकली है कि इससे कुछ हल की तरफ काम किया जा सके। लेकिन मुल्क की सरकार और मुल्क की इंटेलिजेंस और जहर फैलाने वाले लोग इन बातों से सबक लें और इन बातों पर काम करें, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अपने नाजरीन से विदा लेने से पहले यह बात हम जरूर कहना चाहेंगे, और खास तौर पर यह बात कश्मीर के अवाम के लिए है कि हम जी सलाम कश्मीर की आवाम के हक की आवाज हमेशा बुलंद करता रहा है, बुलंद करता है और बुलंद करता रहेगा। क्योंकि हम बाबर कादरी जैसे लोगों को उनके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। ये बाबर कादरी जैसे लोग जो कि ड्राइंग रूम में एसी कमरों में बैठ करके जहर आलूदा बयान देते हैं, और ये लोग कश्मीर के नौजवानों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। लेकिन जी सलाम ऐसे लोगों को कभी भी प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं होने देगा और कभी भी ऐसे लोगों को फरोग नहीं मिलने देगा। खास बात यह भी है कि अगर हम बाबर कादरी जैसे लोगों की बात करें, उन्होंने जमीर की बात की थी, लेकिन मैं पूरी की पूरी हिम्मत के साथ और पूरी मजबूती के साथ यह बात कह सकता हूं कि मेरा जमीर और मेरा शरीर हिंदुस्तानी है, और हम हिंदुस्तानियों की बात करते रहेंगे, हिंदुस्तान की बात करते रहेंगे, कश्मीर की और कश्मीरियत की बात करते रहेंगे। लेकिन बाबर कादरी जैसे लोगों को कभी फरोग नहीं होने देंगे, क्योंकि ये असल में शायद किसी ना किसी नापाक तंजीम के एजेंट हैं जो इस तरह का प्लेटफॉर्म अपनी नापाक हरकतों के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम मसला कश्मीर की बात करें तो मसला कश्मीर का हल कैसे निकलेगा? ड्राइंग रूम में बैठ करके, एसी कमरों में बैठ करके, टीवी पर इस तरीके से जहर आलूदा बयान देकर के नहीं निकलेगा, बल्कि जमीन पर उतरना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर गरीबी है, मुफलिसी है, और वहां पर कई तरह की तंगदस्ती है। इन चीजों को समझना पड़ेगा। जब कश्मीर में सैलाब आता है तो यही बाबर कादरी जैसे लोग कहीं नजर नहीं आते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एसी कमरों में बैठ करके, ड्राइंग रूम में बैठ करके नौजवानों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नौजवानों की तरह जिस तरह से जिनकी वो हिमायत कर रहे हैं कि उसके साथ इम्तियाजी सुलूक हुआ इसलिए उसने बंदूक उठाई, तो फिर खुद क्यों नहीं ऐसा करते हैं? ये सवाल अपने आप में है। और इसीलिए यह समझना पड़ेगा कि बाबर कादरी जैसे लोग असल में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है, और कश्मीर की आवाम से भी हम खास तौर से दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे लोगों को जरूर पहचानिए, क्योंकि ये असल में आपके आस्तीन के सांप हैं, और इन आस्तीन के सांपों को कभी पनपने मत दीजिएगा। आज स्पेशल एट 4 में बस इतना ही।